हेलो एवरीवन डियर, हमने इसी चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और हमारा थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारे पास मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, वो भी आप कवर कर चुके हैं। जो अब हमारा जो चैप्टर आज का होने वाला है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे CBSE बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हमारे ये टॉपिक आने वाला है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा चैप्टर है वो क्या है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। क्लियर है? देखिए आपको बेटा, आपने लोअर ग्रेड के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट है, क्या है, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो हमें और मिला था, नेचुरल और, वो हमारे पास क्या था, मैग्नेटाइट। एक मैग्नीशियम नाम की प्लेस पे मिला था जिसको आपको क्या बोलते हैं, मुझे मैग्नेटाइट। उसको आप क्या बोलते हैं, लोड स्टोन भी नाम देते हैं, राइट। उस और के जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो स्टिक होते थे, चिपकते थे, इसीलिए उसको हमने नेचुरल मैग्नेट बोला है। वो नेचुरल और था। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Ap3O4। क्या होता है, Ap3O4 होता है। और जो नेचुरल मैग्नेट है उसका शेप हमारे पास इरेगुलर होता है। क्या होता है, शेप क्या था, इरेगुलर शेप था। और अगर शेप इरेगुलर था तो जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, वीक थी। तो हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट थी वो हमारे लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, तो फिर हमने क्या बनाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई, वो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका हम हमारे हिसाब से क्या दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। हम जैसा शेप चाहें उसको शेप दे सकते हैं। आपने देखा होगा बार मैग्नेट, आपने हॉर्स शू मैग्नेट देखा होगा, इस टाइप से। क्लियर है? ये हमारे पास क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल दो टाइप की हो सकती है, एक परमानेंट मैग्नेट, एक और क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। क्लियर है? तो हम देखते हैं बेटा, हमारे पास देखिए कि व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी by virtue of which an object attract pieces of iron, cobalt and steel। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, राइट। और हमारे पास ये देखिए आप, ये आपका क्या है, कोई नेचुरल और है जिसका शेप कैसा है, इरेगुलर शेप है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीक थी। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास, इसे अपन नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ये क्या है, लोडस्टोन। इसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4, राइट। क्लियर है? और जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बार मैग्नेट, ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। हम जैसा चाहें उस शेप का क्या बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको देखना है बार मैग्नेट। क्लियर है? जो हमारे पास बार मैग्नेट होती है, उस बार मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। और उस पोल के मेजरमेंट के लिए हमें एक पढ़ना पड़ता है बेटा, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है कि हमारे पास मैग्नेट के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल, एक क्या है, साउथ पोल। अब उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कितना मैग्नेटिक मटेरियल उसके स्टिक होता है। क्लियर है? तो पोल स्ट्रेंथ जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है, वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक होगा, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती, ज्यादा। अगर आप इस बार मैग्नेट को किसी भी आयरन फिलिंग्स के अंदर, आयरन का बुरादा है उसमें अगर आप रख देंगे या उठाएंगे वापस, तो जो ज्यादा आयरन फिलिंग्स जो टकराएगी आयरन का बुरादा, वो कहाँ होगा, उसके पोल पर होगा। एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। और आपने लोअर ग्रेड के अंदर भी पढ़ा होगा, बाई चांस मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये क्या है, साउथ है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, मैग्नेट के आसपास का स्पेस, उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और कहां एंटर होगी, साउथ के अंदर। यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालिए, एंटर करिए। नेक्स्ट हमारे पास इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होने वाला है। और आप जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे अपन क्या पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, राइट। तो हम इस पर टेंजेंट बनाएंगे, तो टेंजेंट हमें क्या देगा, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट कर्व। ओके। और आपको याद रखना है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दे विल फॉर्म द क्लोज लूप। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां स्टार्ट होती है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ। और ये हमारे पास जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, इनकी जो स्ट्रेंथ है दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है? इसे आप पोल स्ट्रेंथ भी नाम दे सकते हैं, इवन हम इसे मैग्नेटिक चार्ज भी नाम देते हैं। क्लियर है? अगर आप सिंपली बात करें, अगर किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप इसके, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी पास बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसे बांधकर आप कहीं पर हैंग कर दीजिए, और आप अगर इसे घुमाकर छोड़ेंगे तो ये किस डायरेक्शन में अलाइन होगी, इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेट के पास एक डायरेक्शन वाली क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? और अगर किसी भी मैग्नेट को आप सॉफ्ट आयरन के पास लेकर आएंगे, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट आयरन है, इसके पास आप लेके आएंगे, तो ये अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये सॉफ्ट आयरन है, तो ये वाला जो है ये एंड क्या बन जाएगा, साउथ। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या बन जाएगा, साउथ। तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर वाला एंड इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। तो इसने इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा कर दिया। किसके अंदर, इस आयरन नेल के अंदर, जो हम क्या लेके आए थे इसके पास, बार मैग्नेट लेके आए थे। आपको कुछ छोटी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए बेटा, कि हम किसी भी बार मैग्नेट को अगर ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद उसके वापस दोनों पोल पैदा हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब हम नॉर्थ और साउथ पोल को दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। हमारे पास नेचर के अंदर आइसोलेटेड मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करते, हमेशा काय में करेंगे, पेयर में करेंगे। अगर आप किसी एक मैग्नेट के अगर 100 पीसेस भी कर देते हैं, तो ईच एंड एवरी पीस हैविंग द सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये प्रॉपर्टी आपको मैग्नेट की याद रखनी। क्लियर है? ओके, देखिए बेटा हमारे पास, लुक एट हियर, हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है हमारे पास, ये क्या है, साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमर्ज आउट किया गया है आउटसाइड द मैग्नेट, और यहां से एंटर तो कहां से आ रही है, साउथ, और वापस क्या बना रही है, क्लोज लूप। यहां से स्टार्ट होके क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये क्या होती है, क्लोज लूप बनाती है। ये कंटिन्यूस क्या होता है, कर्व होता है। क्लियर ना? इट इज कंटिन्यूटी लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इसका डायरेक्शन। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। क्लियर है? और एक और प्रॉपर्टी है, दिस लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम इस पर कोई टेंजेंट बनाए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर डायरेक्शन बताना है, यहां डायरेक्शन बताने के लिए मुझे इस पर क्या बनाना पड़ेगा, एक टेंजेंट। इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते बेटा हम बी से, है ना। तो पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा। हमने इस वाले कर्व पर क्या बना लिया, टेंजेंट। तो आपको याद रखना है हमारे पास कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट बनाएंगे तो हमें क्या देगा, डायरेक्शन। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमने प्रॉपर्टी देगी उसमें से आप देखिए, जैसे कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे उसके सेंटर और मास से हैंग करके, सो दैट विल अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें, लाइक पोल रिपेल करते, सिंपल कंसेप्ट है बेटा। और अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और पोल ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ कभी भी एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर सकते। आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार से बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा, वैसे हम इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैग्नेट है, ये साउथ, ये क्या है, नॉर्थ है। तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उधर हमारे पास चार्ज था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रोल प्ले करता है, यहां पर जो चार्ज की जगह मैग्नेटिज्म में आने वाला उसको बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। उसको डिनोट करेंगे अपन स्मॉल m से, या फिर हम उसको एक और बोल सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज। क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। और हम उसको डिनोट करेंगे qm से। राइट? हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पोल, साउथ एंड नॉर्थ पोल। क्लियर है? और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर है? एक तो हमने क्या देखा, पोल स्ट्रेंथ, जिसको पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से बोलेंगे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को आप नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज।
और एक प्रॉपर्टी इससे इनबिल्ड है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो क्या होगा m इंटू 12 होने वाला है। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी। देखिए बेटा, हमारे पास एक मैग्नेट है, वी हैव ए मैग्नेट, इसका ये कौन सा पोल है आपका, ये आपका है साउथ पोल, और बेटा ये क्या है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का जो नेचर है एक दूसरे क्या है ऑपोजिट है, तो अगर मैं इसको प्लस m से डिनोट कर रहा हूं तो आपको इससे किससे डिनोट करना चाहिए, माइनस m से। तो व्हाट इज मैग्नेट डाइपोल, एन अरेंजमेंट ऑफ टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इसको क्या नाम देते हैं आप, मैग्नेटिक डाइपोल। और आपको अगर पोल स्ट्रेंथ देखना है तो ये जो पोल है ये अपने अंदर कितनी अट्रैक्शन का कितना स्ट्रेंथ रखता है, क्लियर है, तो वही क्या होता है पोल स्ट्रेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ को आप और क्या नाम दे सकते हैं, मैग्नेटिक चार्ज, जिसको डिनोट आप करेंगे QM से, या फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे आप स्मॉल m से। इसका जो यूनिट होता है बेटा, इसका हमारे पास जो यूनिट होता है, इसका आपका यूनिट है एम्पेयर इंटू मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूटन अपॉन टेस्ला, राइट। यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन टेस्ला और एम्पेयर इंटू मीटर। हम यहाँ इससे इनबिल्ड एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m। व्हाट इज m, m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, और जिसका डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी द फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और यूनिट क्या होता है, जूल पर टेस्ला, और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इससे पहले अगर हम किसी भी एक नॉर्थ पोल को मान लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, वैसे हमें पता है कि आइसोलेटेड मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ये क्या है नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर इमर्ज होती है। तो जैसे कि हमारे पास चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती थी, वैसे ही नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इमर्ज आउट होगी। ये मैं क्या बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं। अगर ये साउथ होता तो डायरेक्शन में क्या कर देता, रिवर्स कर देता। अब आप ये बताइए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर कूलाम लॉ पढ़ा था, वैसे हमारे पास अगर कूलाम लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, कोई पोल, दूसरा पोल इधर होगा कहीं, और हमारे पास कोई दूसरी मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, m2 है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, r। क्लियर, क्या बोलते हैं, r बोल देते हैं। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट विल इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच का, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज था उसको अपन यहां मैग्नेटिज्म में किसके साथ एनालॉजी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मैग्नेटिक चार्ज, जिसको आप या तो QM बोल देते हैं या फिर उसे पोल स्ट्रेंथ M बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास क्या है, कूलाम लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये हमारे पास K, उधर K क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हमारे पास K क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर, इसका वैल्यू क्या होता है, 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, और वी कैन से 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। ये आपको यूनिट याद रखना, क्लियर है। अब आपको ये पता होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन क्या था, टेस्ट चार्ज था। वैसे हमें यहां पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए, अगर मैं इस आइसोलेटेड नॉर्थ पोल की, जो कि एक्सिस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं कि हमारे पास इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया है, +m, कितना मान लो मैं, +m, और हमें इस वाले पॉइंट पर है ना, यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ना, तो इस पर आप क्या रखेंगे, कोई टेस्ट
उधर चार्ज था, यहां क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज बोल दिया, टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज। अब इस वाले पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकले वाला है बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एम नॉट। क्लियर? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस प्लस एम मैग्नेटिक चार्ज and this m naught test magnetic charge? For example, this distance is r, so what will be the force? Force will be the k m naught upon r square and divided by m naught। बट m naught से m naught क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, k m अपॉन r स्क्वायर। देखिए कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स अपॉन मैग्नेटिक टेस्ट चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, पोल स्ट्रेंथ। क्या एट लास्ट फॉर्मूला आया, के एम अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया के एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अगर हम यहां से ये एम नोट निकाले तो एम नोट इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए अपॉन बी होगा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं यहां से तो ये क्या होगा, न्यूटन अपॉन टेस्ला। अभी बताया था ना मैंने कि यूनिट क्या होगा, न्यूटन अपॉन टेस्ला होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को कट करते हैं, या तो आप इसे ट्रांसवर्स कट करिए, या फिर इसे क्या करिए, ट्रांसवर्स कट करो, या फिर क्या करो, अलोंग लेंथ। जब आप इसे ट्रांसवर्स कट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसवर्स कट करेंगे इसे आप, तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होने वाली है, सेम रहेगी। क्लियर है? तो अगर इसके दो पीस कर देता हूं मैं, तो ईच एंड एवरी पीस विल बिकम द सेपरेट मैग्नेट। और अगर आप इसे अलोंग द लेंथ कट करूंगा तो जो पोल स्ट्रेंथ है, आपने एरिया कम कर दिया ना इस वाले का, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। तो अगर आपने इसको ऐसे कट कर दिया तो एरिया आधा हो गया, तो मैग्नेटिक जो चार्ज है हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, आधा। तो m/2 हो जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, किसी मैग्नेट को आप कट करिए अलोंग द लेंथ, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये पहले m, ये क्या था, साउथ पोल रहा होगा, ये क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का अपन प्लस एम लेंगे, साउथ का क्या लेंगे, माइनस एम लेंगे। इनका सेपरेशन कितना है, 12 है। आपने इसको अगर बीच में से कट कर दिया है तो इसका वन पार्ट तो -m/2 हो जाएगा, एक और -m/2, इधर +m/2, एक और क्या होगा, +m/2। तो जो हमारे पास नया डाइपोल मोमेंट होने वाला है इस कट वाले पार्ट का, m डैश इक्वल टू क्या होता है बेटा, m। व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ, m/2। व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, 12। क्लियर है? तो ये हमारे पास m इंटू 12, इस ऊपर वाली मैग्नेट का मैग्नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m इंटू 12। क्लियर है? जब आपने कट नहीं किया है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू 12। और कट कर दिया तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ बिटवीन द बोथ द पोल। तो आपके पास m डैश क्या आ जाएगा, m डैश इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 12/2। व्हाट इज m इंटू l, m डैश क्या आ जाएगा, m/2। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम किसी मैग्नेट को ट्रांसवर्स कट करते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, आधी। पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप यहां से देखिए, अगर ये हमने जब नहीं कट किया था तो हमारे पास m का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, 12 है। अगर आपने कट कर दिया है तो इस वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, m डैश इक्वल पोल स्ट्रेंथ कितना है, m, लेंथ कितना हो गया, l। तो यहां से देखिए m इंटू l का वैल्यू क्या है, m/2। यहां देखिए, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, m/2 इक्वल टू m इंटू l। क्लियर है? तो आप देखिए m इंटू l का वैल्यू क्या हो गया, m/2। तो याद रखना है, दोनों केस के अंदर आप किसी मैग्नेट को अलोंग द लेंथ कट करिए या फिर
परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करिए, ट्रांसवर्स कट करिए, जो कट पार्ट से बनने वाली जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पहले से m/2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप किसी मैग्नेट को, हमारे पास ये क्या थी, कोई मैग्नेट थी, और मैग्नेट का ये वाला पोल हमारा क्या है, साउथ। क्लियर? इसे क्या बोलता हूं मैं, ये हमारा क्या है, साउथ है, और फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा क्या है, नॉर्थ है, और इन दोनों के बीच का गैप क्या मान लेते हैं, 12 है। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, सेम होने वाला है बेटा। डायरेक्शन तो पता है क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो क्या होगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इक्वल पोल स्ट्रेंथ, इसका माइनस ए मानते हैं, इसका क्या मानते हैं, प्लस ए मानते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ किसी का भी ले लो, m इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, 2l। अगर आपने इस मैग्नेट को बेंड कर दिया है, क्या कर दिया है, बेंड, तो बेंड करने के पास ये लेंथ तो 2l ही रहेगा, और ये अपना जो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ था -m, और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ था +m, उनके बीच का सेपरेशन अगर मैं क्या मान लूं, 2r। अगर r क्या होगी इसकी रेडियस, r क्या हो जाती इसकी रेडियस, तो 2r क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो बताओ ये सर्कल का जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता, 2πr। तो ये जो 2l क्या होगा, πr, ये हाफ है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहां से कि पाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल। क्लियर है? अब अगर हमें बेंड करने के बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या होने वाला है, m डैश इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ ले लो, क्या है पोल स्ट्रेंथ m, और दोनों पोल के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2r, 2 इंटू r। अब हमारे पास r का वैल्यू रख दो, यहां से रख सकते ना, r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, 2l अपॉन पाई। यहां से देखिए तो m 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ द r, 2l अपॉन पाई। देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास m डैश इक्वल हो गया m 2 इंटू 12 अपॉन पाई। अब m क्या है, m इंटू 12, तो m इंटू 12 तो क्या होगा m, और यहां से 2 और सेपरेट बच रहा है, तो आपका m डैश का वैल्यू क्या हो गया, दिस m इंटू 12 क्या है, m, और दिस 2 इज हियर 2m अपॉन नीचे क्या बेटा, पाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m डैश इक्वल टू 2m अपॉन पाई हो जाएगा। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास दो मैग्नेट है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और आपके पास ये वन मोर मैग्नेट है और ये आपका साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। अब इन दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर हो गए ना, एक तो ये वेक्टर मैग्नेट का, ये वाला कौन सा वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर है? तो एक का डायरेक्शन तो हमारे पास क्या हो गया है, एक का डायरेक्शन आप मान लें कौन सा है, ये रहा। क्लियर है? दूसरा क्या है आपका, ये रहा। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अगर 90 है और दोनों वेक्टर अगर सेम है तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं फोर्स वेक्टर के रूप में। यहाँ वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो आपके पास m और m का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू एम। क्लियर है? ये हम कैसे निकालते, देखिए आपने देखा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपके पास ये कोई बेटा बार मैग्नेट है, ये साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, और आपके पास ये अगेन कोई दूसरी बार मैग्नेट है, उसका ये साउथ और ये क्या है, नॉर्थ। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, इसको बोल दूं मैं m1 वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा m2 वेक्टर। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, उसके बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको क्या बोल दूं मैं, थीटा। तो कैसे बन रहा है, दिस वेक्टर इज m1 एंड दिस वेक्टर इज m2, और एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो आप अगर यहां से नेट निकालने वाले हैं, क्या निकालना आपको, नेट, तो आप इसको ऐसा बना सकते ना। तो यहां से हमारे पास ये जो नेट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होने वाला है,
ये क्या होगा, देखिए एम नेट इक्वल, दो वेक्टर पढ़ रखा ना अपन, दो वेक्टर है हमारे पास, एक m1 दूसरा क्या है m2, और उसका एंगल कितना है थीटा, तो क्या होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अपन निकाल सकते। और अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज अल्फा, तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, पता ना, ये हमारे पास m1, तो ये भी कितना हो जाएगा m1 हो जाएगा। हमने इसको m1 m2 से मान लिया, यहाँ आपने m2 ले लिया है, क्लियर है ना, तो इसे अगर आप m1 लेंगे तो अलग हो जाएगा, क्लियर ना। हम यहाँ से ये अल्फा भी निकाल सकते हैं, टेन अल्फा निकाल सकते, इसको आपने क्या लिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। इसे हमने m1 लिया है, ये तो m1 हो गया, ये क्या हो गया m1, और ये m2 है, m2 का आप आगे ले जाइए, और m1, तो ये एंगल तो कितना है थीटा है, तो इस m1 के दो टुकड़े, ये वाला क्या होगा m1 कोस थीटा, ये क्या होगा m1 साइन थीटा। अगर आपको इस ट्राइंगल के अंदर टेन अल्फा निकालना है ना, तो टेन अल्फा डायरेक्शन के लिए इस दूसरे वाले वेक्टर के साथ मैंने इसको 2 मान लिया, बस टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा m1 साइन थीटा अपॉन, अगर m2 वेक्टर तो m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ओनली m2, तो m2 प्लस m1 कोस थीटा, m2 प्लस m1 कोस थीटा। यहां से अपन टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया m1 साइन थीटा अपॉन m2 प्लस m1 कोस थीटा। ध्यान रहे ये जो मेरा अल्फा है मैंने m2 के साथ लिया है, क्लियर है। अगर ये m1 के साथ होता तो यहां क्या होता, फिर टेन अल्फा इक्वल टू यहां पहले फिर क्या हो सकता था, यहां m2 हो जाता, और यहां m1 और यहां m2, क्लियर है। ये बात आपको याद रखनी, मैंने इधर m2 लिया है, क्लियर। तो ये हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं टेन अल्फा, क्लियर। अब देखिए हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, किसी बार मैग्नेट के एक्सेल वाले पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सिस पर और इक्वेटर पर क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्लियर है। तो आपके पास अगर ये मैग्नेट है, क्लियर है, और ये आपका साउथ और ये क्या है नॉर्थ, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमें यहां निकालना है इस वाले पॉइंट पर, तो आप एनालिसिस से भी निकाल सकते हो। और क्या होता है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आता था, Km2Km अपॉन r क्यूब, क्लियर है। और यहां क्या आता है माइनस Km अपॉन r, इधर तो डायरेक्शन ये होगा, कहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और हमारे पास यहां पर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट और दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बट इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट बोथ हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर एंटी पैरेलल, क्लियर है। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल, एक और क्या है साउथ पोल, और इसका पोलेशन माइनस एम, इसका क्या है प्लस एम, डायरेक्शन क्या हो गया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और हमारे पास ये कोई पॉइंट भी है जो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, और ये साउथ पोल कितना हो जाएगा आर प्लस एल, नॉर्थ पोल का सेपरेशन कितना होगा पॉइंट पी से आर माइनस एल। अब हम पहले इस साउथ पोल किसे निकालेंगे, साउथ पोल की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, ये नॉर्थ से कहां होगा ये, और दोनों का नेट निकालने के पास आपको लास्ट फॉर्मूला याद रखना है कि हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला आने वाला है, लास्ट फॉर्मूला कैसा आता देखिए, बी एट एक्सएल इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 के एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर लगा दें, और के क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर ये शॉर्ट डाइपोल होता, शॉर्ट डाइपोल इन द सेंस एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, क्लियर। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है हमारे पास, एल इज लेस देन आर, सो आर इज ग्रेटर देन एल, तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली
आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो आर की पावर 4, ऊपर वाले आर से कैंसिल, नीचे हो गया क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो एक्चुअल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो आप अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप यहां वेक्टर लगा लें और इसके ऊपर वेक्टर लगा के कहां लगा दें, यहां वेक्टर लगा के, दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया ना, क्लियर है। अगर आपको निकालना है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर जो कि r डिस्टेंस दूर है मैग्नेटिक फील्ड, इस साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, नॉर्थ पोल से कहां होगा ऐसे, नॉर्थ पोल के दो कंपोनेंट इधर वाला बी एन कोस थीटा, बी एन साइन थीटा, और इस बी एस का बी एस कोस थीटा और बी एस साइन थीटा। तो बी एस साइन थीटा और बी एन साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि हमारे पास बी एस और बी एन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल, दोनों क्या होंगे सेम, क्योंकि साउथ पोल इस पॉइंट पी से और नॉर्थ पोल पॉइंट पी से क्या है सेम डिस्टेंस पर है, क्लियर। तो वो कैंसिल हो जाएंगे और इधर हमारे पास बचेगा, तो ये किसका निकलेगा, या आप निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड एट कौन सा पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। इधर हमारे पास दो बच जाएंगे, एक तो इसका कोस वाला कंपोनेंट, इसका भी क्या कंपोनेंट कोस, तो आपका बी एट इक्वेटोरियल पे कितना आ जाएगा बेटा 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, चाहे साउथ ले लो चाहे नॉर्थ, दोनों क्या है सेम ही है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, साउथ लिख दो, इनटू कोस थीटा। आप कोस थीटा यहां से निकाल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस, ये क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा इफ दिस इज 2l so this will be the l, so what is this रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। और यहां से प्रूव करने के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ जाएगा बी इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा के एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल मीन्स आर इज लेस देन, या फिर सॉरी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आर क्यूब। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो बोथ आर ऑपोजिट। सो आप अगर इस पे वेक्टर लगाएंगे और यहां हम अगर वेक्टर लगा रहे हैं तो इधर अगर आपने वेक्टर लगा तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा ना, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज ऑपोजिट टू द दिस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के अंदर इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो किसका आ जाता है एक्सियल का। तो याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्लियर है कौन सा। अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूं, किस पॉइंट की बात करें अपन जनरल पॉइंट की बात करें, तो जनरल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है होगा बेटा के एम अपॉन आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लियर है। आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ये जनरल पॉइंट के लिए, क्लियर है। तो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, क्लियर है। बी इक्वल टू क्या हो गया के एम अपॉन आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप इसी से ये फॉर्मूला ला सकते हैं, इसी जनरल फॉर्मूले से ये भी ला सकते हैं। थीटा बराबर आप 0 पुट करिए, आप कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 3 इंटू 1 3, तो 3 प्लस 1 4 रूट 4 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा और के का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर 90 हो जाएगा तो कोस 90 कितना होता है 0, तो 3 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 1
1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के एम अपॉन आर क्यूब, के एम अपॉन आर क्यूब, और के का वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये भी पॉइंट आपको या दोनों फॉर्मूला याद रखने आपको। जनरल पॉइंट आप भी याद रख सकते हैं आप एक्सेल वाले पॉइंट का फॉर्मूला याद रखिए, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। क्लियर? अब हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लगता है, फोर्स, वो नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो, फोर्स जीरो लगता है। लेकिन उन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से वो जो मैग्नेट है हमारे पास वो क्या फील करेगी, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस। क्लियर है? और किसी भी एक अकेले मैग्नेटिक डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, प्लस एम बी, और साउथ पे क्या लगेगा, माइनस एम बी, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो हमारा टॉर्क इक्वल टू होगा फोर्स एम बी इंटू 2L साइन थीटा। यहां से हम एट लास्ट पहुंच जाएंगे टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, राइट। देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। क्लियर? और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्लियर? आप इस 2L के दो कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के अलोंग 2L cos थीटा, ये क्या होगा 2L sin थीटा। इस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लग रहा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल पे क्या लग रहा है, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम टॉर्क इक्वल टू क्या निकालते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी फोर्स का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्स। तो इस नॉर्थ पोल पे लगने वाला जो फोर्स का लाइन ये, और इस पे कहा है, इधर है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, ये वाला, इसका तो इधर लग रहा ना, तो दिस गैप इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2L sin थीटा। और फोर्स में आप कोई सा भी लिख दीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए एम बी इंटू डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, 2L sin थीटा। क्लियर? अब आप इस m को किसके पास लेके जाइए, 2L के साथ, और b को सेपरेट कर दीजिए, क्या हो गया, sin थीटा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि पोल स्टेन इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द पोल इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होगा, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। क्लियर? तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, राइट। और यहां से अपन टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर? और ये हमने देखा था अभी कूलाम लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना, एफ इक्वल टू के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू के का वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क कितना होने वाला है, टॉर्क विल बी द m क्रॉस b, राइट। और हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्या, यस सर। आप देखिए फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर और दिस इज डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। तो आप अपने राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे अपन। फर्स्ट वेक्टर कौन है, m, तो m की तरफ आप अपनी फिंगर्स को प्रोजेक्ट करिए, पॉइंट करिए, और किसकी तरफ रोटेट करना है, अलोंग द b। तो थंब कहां आ रहा है, इनसाइड, तो टॉर्क कहां होगा, इनसाइड होने वाला है, राइट। समझ गए ना कैसे हुआ है, देखिए यहां मैं बनाता हूं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
और व्हाट इज द एंगल बिटवीन द m वेक्टर एंड b वेक्टर, दैट विल बी द थीटा। सो द m क्रॉस b इनसाइड, क्लियर। तो इस पर जो टॉर्क लगने वाला है, टॉर्क, दैट टॉर्क विल बी इनसाइड, क्लियर है। क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, टॉर्क इस बोर्ड के इनवर्ड लग रहा है, क्लियर है। ये बात आपको, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर। नेक्स्ट देखिए, जब हम इस मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे तो उसको क्या फील हो रहा था, टॉर्क। इसका मतलब मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, वो उसी के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो अगर हम, हमारे पास इस मैग्नेटिक डाइपोल को थीटा बराबर 90 से कुछ एंगल थीटा पर अगर रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो हमारे पास U इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम डॉट बी, क्लियर है। तो यहां से देखिए हमारे पास U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस एम बी कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास थीटा क्या है, अगर थीटा क्या होता है, जीरो होता है, अगर थीटा जीरो है, इसको बोलेंगे अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हमारे पास जो टॉर्क होने वाला है, थीटा को जीरो पुट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्या था, एम बी साइन थीटा था। आप थीटा को जीरो पुट करिए, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। और हमारे पास U क्या हो जाएगी, माइनस एम बी। आप थीटा को जीरो पुट करिए, कोस जीरो क्या होगा, 1। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द मिनिमम, U इक्वल टू माइनस एम बी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द नेक्स्ट वन इज जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी मीन्स हम रेफरेंस पॉइंट क्या लें, रेफरेंस पॉइंट मतलब पोटेंशियल एनर्जी U कब जीरो होती है, जब हमारा m वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 हो। तो जब हमारे पास थीटा 90 होगा तो टॉर्क, आप साइन 90 क्या होगा, 1। तो टॉर्क विल बी क्या होगा, एम बी। इस वक्त टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां टॉर्क क्या होगा, मिनिमम, राइट। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो हम थीटा बराबर 90, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, उससे रोटेट करके थीटा एंगल पर घुमाते हैं, तब जाकर ये फॉर्मूला आता है, राइट। अगर हमारा थीटा क्या हो, 180 हो, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू वापस क्या होगा, जीरो। आप थीटा को 180 पुट करिए, साइन 180, तो साइन 180 क्या होगा, जीरो। सो द टॉर्क विल बी जीरो, दैट इज द मिनिमम टॉर्क। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर and this is the direction of magnetic field vector. Both are anti-parallel, angle between both will be 180. So the potential energy will be the maximum, that will be U equal to plus mb. Always remember dear students, if theta equal to 0, stable equilibrium. If theta equal to 90, there is no equilibrium, that is no equilibrium. If theta equal to 180, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और आपको ये बात भी याद रखनी है, जब हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो दैट विल एक्सपीरियंस द बोथ फोर्स एज वेल एज द टॉर्क आल्सो। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, दैट विल डिपेंड ऑन द magnitude of the magnetic field, and that will depend on the value of the theta. Okay, you should remember this point. But when a magnetic dipole moment is placed in non-uniform electric field, it will experience both force as well as torque. And what will the value of force and torque, that will depend on the value of magnetic field and angle theta. नेक्स्ट देखिए, जो मैग्नेट था, मैग्नेट हमारे पास क्या बना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वैसे अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, तो करंट कैरिंग लूप विल आल्सो बिहेव लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एम वेक्टर होगा वो क्या होगा, एन आई ए। क्या होगा, एन आई ए। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स,
आई क्या है, उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट, ए क्या है, एरिया ऑफ दैट लूप, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी द एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम कैसे देंगे, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा फॉर ए करंट कैरिंग लूप। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देंगे अपन, राइट हैंड थंब। मान लो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट अगर ये डायरेक्शन है तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। लुक एट हियर डियर, a current carrying loop behave exactly as a magnetic dipole moment। आपके पास ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इफ दिस इज द करंट तो दिस फेस विल बी द नॉर्थ पोल। तो यहां से ये डायरेक्शन किसका होगा, एरिया वन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इफ दिस इज द एरिया वेक्टर देन अगेन दिस विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। so the aim vector, what aim vector equal to n I a vector। clear, always remember dear। so the direction of aim vector will be the along the direction of area vector। ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट हमारे पास यहां कैसे फ्लो हो रहा है, करंट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो फेस कैसा दिखेगा, नॉर्थ। और अगर क्लॉकवाइज होगा, करंट अगर कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, साउथ पोलरिटी की तरफ बिहेव करेगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। क्लियर है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी भी एटम के अंदर आपको पता है जो न्यूक्लियस सेंटर पर होता है, पूरा पूरा जो मास और जो चार्ज वगैरह है पूरे सेंटर पर कंसंट्रेट होते हैं, आपने बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा होगा। उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में घूमता है, तो अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मूविंग या रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट भी फ्लो होने वाला है। तो जो आपके पास एटॉमिक डाइपोल है ना, एटम है ना, एटम इज आल्सो बिहेव लाइक द एटम मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है। तो हमें वही देखना है। लुक एट हियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या मान लो, या आप इसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस वगैरह है जो प्लस जेड ई इसके ऊपर चार्ज वगैरह है, और हमारे पास यहां कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वाला वेक्टर, तो मोमेंटम भी इधर होगा ना, लीनियर मोमेंटम ही होगा, और आर ये हो गया भाई, ये तो क्या हो गया, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ये है तो मोमेंटम भी सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है। अगर आप यहां से एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या होगा, एल इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्लियर। हमारे पास आर वेक्टर ये और पी वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस पी है ना, इस आर वाले वेक्टर को मैं ये ले सकता हूं ना, दिस इज आर वेक्टर, आर क्रॉस पी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वी। जो वी का डायरेक्शन है किसका है, पी का है। क्लियर है। सो आर क्रॉस पी, तो ये कहां आएगा, आउटवर्ड आएगा। क्लियर है, कहां आएगा, आउटवर्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ये, तो करंट का डायरेक्शन का क्या होगा, ऑपोजिट। और करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे हो गया, क्लियर है, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इनसाइड क्या होगा, एरिया वेक्टर, और जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही कौन होगा, एम वेक्टर। तो एम वेक्टर और एल वेक्टर, व्हाट इज एल, एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अगर हम इसे, अगर इस एटॉमिक मैग्नेटिज्म की बात करें, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो जो अगर एक राउंड लगाने में कितना टाइम ले रहा है, टी, तो जो हमारे पास करंट होने वाला है, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई इक्वल टू चार्ज ई अपॉन टी। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी। आप यहां से टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर अपॉन वी, और हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। यहां ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आर हो गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास करंट फ्लो था। और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम इक्वल टू आई इंटू ए। यहां तो नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू एरिया। करंट कितना है, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ईवी अपॉन 2 पाई आर। और इस पूरे का एरिया कितना होगा, 2 पाई, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो हमारे पास एम का फॉर्मूला हो जाएगा ईवी अपॉन आर। आप चाहें तो वी की जगह
वैल्यू पुट कर सकते हैं v, और v की जगह क्या हो जाएगा वैल्यू, v इक्वल टू क्या होगा यहाँ से फ्रॉम ईयर v इक्वल ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ ओमेगा इंटू आर और एक और हो गया ना ओमेगा इंटू आर, यहां से हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको याद रखना है एम अपॉन एल इक्वल टू चार्ज अपॉन 2m। क्लियर। तो यहां से आप एम अपॉन एल इक्वल टू चार्ज अपॉन 2m, और डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, इसीलिए हमने वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें किसी बोर मैग्नेटोन की जहां पर हमारे पास n इक्वल टू क्या हो 1 हो, तो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू याद रखनी बेटा म्यू बी इक्वल टू ई एच, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन 4 पाई एम ई। हमें सारी कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना, इन सबका वैल्यू पुट करने के बाद आप वैल्यू निकालेंगे तो बोर मैग्नेटोन का वैल्यू क्या आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे पास जो बोर मॉडल के थ्रू अपन बोर मैग्नेटोन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एटॉमिक मैग्नेटिज्म। क्लियर है। देखिए जिस टाइप से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, गाउस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था आपने, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। क्लियर। आप इससे ज्यादा बेटर क्या बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्लियर। वैसे हम क्या पढ़ सकते हैं गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम हमारे पास गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यह पता है कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल आइसोलेटेड एक्सिस्ट नहीं करते, आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट। तो अगर किसी भी पोल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर आ रही तो उन्हें वापस कहाँ आना है, वापस क्लोज लूप बनाना है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे लूप से बाहर निकलेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस क्या होगा एंटर होगा। तो आउट गोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स और इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत क्या होंगे सेम होंगे। इसीलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट। लुक एट हियर गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हमारे पास ये मैग्नेट है, यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही होगी तो वापस एंटर होके जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही है उतनी वापस इसी गॉसियन लूप के अंदर से एंटर करिए। तो इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू क्या हो रहा है आउटगोइंग फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका नेट सम क्या होता है 0 होता है, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप्स। इफ अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मोनोपोल एक्सिस्ट होते तो ये जो हमारा गाउस लॉ ये क्या बनता फाई बी इक्वल टू क्या होता बी डॉट डी ए इंटू उधर क्या था बेटा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उधर जो चार्ज है ये क्या था समेशन ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज को किसके साथ इक्विवेलेंट मान रहे थे मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल स्ट्रेंथ। तो समेशन ऑफ डेल्टा एम, और अगर एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे होगा तो म्यू नॉट हमेशा क्या होगा ऊपर होगा। तो ये भी फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। क्लियर है। कब, जब मोनोपोल एक्सिस्ट होते हैं तो, अगर कंडीशन है बस, वैसे मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं होते। क्लियर है। तो देखिए बेटा हमारे पास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने वाले अपन, जिसमें हमारे पास डाई मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेट होगा, उसके बाद क्या होगा फेरोमैग्नेट होगा। तो उनके लिए हमारे पास पहले हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। क्या है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी टू परमिट पासेज ऑफ फील्ड लाइंस, किस मटेरियल के अंदर कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही, उसकी एबिलिटी को क्या बोला जाता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी बोला जाता है। उसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड और एच क्या हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एक्सटर्नल, इसमें वो रखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसको आप डिनोट करेंगे एस से, द डिग्री टू विच ए फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल। इसका मतलब ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर देगा।
क्लियर है। और उसका एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू हो जाएगा। अगर हमारे पास यहां आप बात करने वाले हैं फ्री स्पेस वगैरह की, तो एच इक्वल टू ओ लिख सकते हैं आप, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। क्लियर। जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अंदर पुट कर दिया है या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया है, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो अंदर एटॉमिक डाइपोल है उनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एम वी। वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे आप, आई वेक्टर एम वेक्टर अपॉन वी, वॉल्यूम तो स्केलर। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट हमें इन दोनों का रेशियो देखना है। किस किस का, हमारे पास एक तो रेशियो होगा हमारे पास किसका, आई का। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो रेशियो ऑफ आई टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इक्वल टू आई अपॉन एच। क्लियर है। और अगर हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन द म्यू नॉट एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट है बेटा, कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एच, वो क्या होता है, ये एक तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसी को अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, और इसके अंदर हम किसी मटेरियल को रखते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सोलेनोइड है, ये क्या आपकी सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट मान लिया आपने, आई, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनोइड के लिए, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। क्लियर है। अब जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम इसके अंदर किसी मेटल को रख देंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, वो बी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट इंटू एच। इसको आप क्या पुट कर दें, म्यू नॉट एन आई। तो यहां से आप चाहें तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई फॉर ए सोलेनोइड। क्लियर है। इसका यूनिट क्या होता है एच का, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट अगर हम किसी भी मटेरियल को किस में रख देते हैं, हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो वो जो मटेरियल है वो कितना रिस्पॉन्स करता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उसके लिए आप क्या पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं, सॉरी क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। हमारे पास उसके अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द आई वेक्टर। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर। व्हाट इज द आई वेक्टर, अभी जस्ट आपने पढ़ा, आई वेक्टर दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर कितने वॉल्यूम के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुए हैं। क्लियर है। और इसका यूनिट भी क्या होगा, एम्पियर पर मीटर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें रिलेशन निकालना है। क्लियर है। क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी के लिए। किसके लिए, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैग्नेटिक मेटल है जिसको अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच के अंदर पुट करा है, तो उसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो तो क्या है, एक तो एक्सटर्नल और एक उसके अंदर कितना इंड्यूस हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी पढ़ा, बी एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर होता है। और उसके अंदर कितना इंड्यूस होगा, बी इंड्यूस इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई वेक्टर। आप बी एक्सटर्नल का वैल्यू एज वेल एज बी इंड्यूस की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो बी एक्सटर्नल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस बी इंड्यूस इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई वेक्टर। और बी नेट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल बी जो नेट है हमने मटेरियल रख दिया है तो म्यू एम आ जाएगा ना मटेरियल का, इनटू क्या हो जाएगा एच। और ये भी याद रखना बेटा, म्यू एम इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आप यहां से म्यू आर भी बोल सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिलिटी इक्वल टू होगा म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से आप बी नेट इक्वल टू व्हाट इज म्यू एम, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। आपको क्या करना है, इस बी नेट का वैल्यू और हमारे पास बी एक्सटर्नल का वैल्यू
नेक्स्ट बी इंड्यूस का वैल्यू आपको यहां रख देनी, तो आपके पास बी नेट ये आ गया, बी एक्सटर्नल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर प्लस बी इंड्यूस वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर। तो यहां से आप म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर इंटू एच वेक्टर इक्वल टू एच वेक्टर प्लस आई, आप ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दीजिए भले, क्लियर। तो यहां से हमारे पास ये आई अपॉन एच क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और एच से एच क्या हो जाएगा, एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है, ये बात भी आपको याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें इन तीनों मटेरियल हमारे पास, एक है डाई मैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक, एक क्या है फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों मटेरियल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या रिस्पॉन्स करते हैं वो आपको पढ़ना है, क्लियर है। आपको याद रखना है कि जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इस डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो ये रिपेल होता है, क्लियर है, वीकली रिपेल होता है। और अगर हम डाई मैग्नेटिक को रखते हैं तो ये वीकली अट्रैक्ट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और हमारे पास स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हमें इन तीनों का डिफरेंस याद रखना है। और बेटा ये जो तीनों पॉइंट है हमारे पास, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से देखना है और समझना है, क्लियर। ठीक है, हमारे पास पहला है बेटा डाई मैग्नेटिक। तो फील्ड लाइंस क्या करता है, ये एक्सपेल करता है और शोइंग नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वाटर, कॉपर एंड गोल्ड। अगर हम बात करें दूसरे मटेरियल की, क्या है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती है, स्लाइटली कंसंट्रेट होती है, और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये स्मॉल होगी और ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, शोइंग स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। इसके एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन बनते हैं, क्लियर है, इस टाइप से क्या बनता है हमारे पास, डोमेन। डोमेन क्या होता है, इन सारे डोमेन्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, फील्ड लाइंस आर स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड, और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। एग्जांपल क्या है, आयरन, निकल और कोबाल्ट, क्लियर है। अब हम और डिटेल में देखते हैं डाई मैग्नेटिक को, राइट। ठीक, कोई डाई मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वीकली रिपेल होगा बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा है ना, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट बोल दूंगा मैं एम नेट। एम नेट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इंडिविजुअल एटम का नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम इज 0। और जो हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमिलिटी है वो लेस देन क्या है, 1 होगी। और अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका वन मोर एग्जांपल देख लीजिए आप वापस, ग्रेफाइट, बिस्मिथ और वाटर। और एक पॉइंट और याद रखना है कि हमारे पास जो सुपर कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर आर परफेक्टली डाईमैग्नेटिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंप्लीटली एक्सपेल होता है, क्लियर ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सुपर कंडक्टर लिए क्या होगी, -1, और म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है पैरामैग्नेटिज्म। जब भी हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, दैट विल वीकली अट्रैक्टेड टू द एक्सटर्नल फील्ड। और जो उसके एटॉमिक डाइपोल होते हैं, एटॉमिक डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बट थर्मल एजिटेशन की वजह से वापस वो अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, क्लियर। और इसका जो म्यू आर होता है दैट इज ग्रेटर देन 1, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपने भी देखा दैट इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल क्या होंगे, एल्यूमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कौन, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होते हैं, डोमेन होते हैं
इस रीजन के अंदर जितने भी हमारे पास एटॉमिक डायपोल होंगे सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, इनका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक मैक्रोस्कोपिक रीजन बना देता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लियर है। इसका जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जब हम इसे किस में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसका नेट फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मैक्रोस्कोपिक रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स एक्ट लाइक ए कोहेरेंट मैग्नेट्स। तो ये पूरा का पूरा एक कोहेरेंट मैग्नेट की तरह कर रहा है, सेम, सारी की सारी सेम। ये भी क्या है, सेम कोहेरेंट मैग्नेट की तरह डोमेन, इनका डायरेक्शन सबका क्या है, सेम होगा। क्लियर। और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, और हमारे पास इंटरनल जो फील्ड है, इंड्यूस्ड इंटरनल फील्ड है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, किससे, एक्सटर्नल फील्ड से। और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 1। एग्जांपल आयरन, निकिल और कोबाल्ट। नेक्स्ट देखिए और डिफरेंस, अगर हम बात करें डाईमैग्नेटिक, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अंदर या एच के अंदर पुट करा है, तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और फेबली क्या करेगा, ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, h वेक्टर m वेक्टर क्या होगा, v क्या फेबली होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर। ये स्ट्रांगली होगा सेम डायरेक्शन के अंदर, किसमें, फेरोमैग्नेटिक। अगर हमारे पास कोई यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, क्या यू शेप्ड ट्यूब के अंदर हम क्या कर देते हैं, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं। क्लियर। या फिर डाई पे रखो, तो हमारे पास देखिए, अगर आप डाई मैग्नेटिक मटेरियल को यू शेप ट्यूब के अंदर रखते हैं और नॉर्थ और साउथ के लिए, कहां रखता है आप इसे, नॉर्थ और साउथ, ये क्या हो गया, साउथ। तो इसकी लेवल क्या होती है, राइज। अगर यहां तक लिक्विड था, तो ये अगर डाई मैग्नेटिक लिक्विड रखा हुआ है नॉर्थ साउथ के बीच में, तो लेवल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो लेवल इज डिप्रेस्ड, लेवल क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी इन द केस ऑफ डाईमैग्नेटिक। बट इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक हमारे पास लेवल क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी, और इसके अंदर लिक्विड वगैरह नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हमारे पास किसी भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल का कोई रोड लेते हैं, तो वो जो रोड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और यहां क्या होती है, पैरेलल होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेट में क्या होगी, इमीडिएटली पैरेलल हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वापस वही हम किसी मैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक मटेरियल को नॉर्थ साउथ में रखते हैं, तो क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, क्या करता है, रिपेल। और ये क्या होता है, वीक टू स्ट्रॉन्ग, ये फेबली अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीकर, सॉरी वीकर टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। आप और डिफरेंस देख सकते हैं कि एक साथ देख ले आप, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव, फेरोमैग्नेटिक की वेरी लार्ज और पॉजिटिव। इसका जो म्यू आर है वो लेस देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, या फिर हमारे पास म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये टेम्परेचर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारे पास क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, और ये हमारे पास करता है क्यूरी वाइज लॉ, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ये वैलिड होता है। क्लियर है। तो हम वो भी देख लेते हैं, हमारे पास कि कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो किसको फॉलो करेगा, क्यूरी लॉ को। और आपका ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाए, तो उसके लिए क्यूरी वाइज लॉ होता है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू C डैश अपॉन C माइनस C डैश। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या है, हाई स्ट्रेसिस लॉस, ये भी आपको पॉइंट याद रखना। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास है हाई स्ट्रेसिस लूप, और ये जो हाई स्ट्रेस लूप होता है ये सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले मटेरियल के होगा, ओनली फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमने 3 टाइप के मटेरियल पढ़े ना अभी, क्या था, एक डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और एक और क्या था, फेरोमैग्नेटिक। उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अपन को क्या पढ़ना है, हाई स्ट्रेसिस लूप पढ़ना है। तो हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप सैंपल बोल सकते हैं, स्पेसिमेन बोल सकते हैं। उसको हमें किस में रखना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर हमें उसको रखना है मैग्नेटाइजिंग
फील्ड के अंदर। आप ऐसा मान लें कि हमारे पास कोई सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। देखिए हमारे पास ये क्या है, कोई सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर आपने करंट फ्लो करवाया आई, और यहां से करंट वापस आए, तो आपको इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वल टू कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन इंटू आई। यहां से अपन ये निकालते ना, एच इक्वल टू कितना निकलेगा, एन इंटू आई। हमें पता है ना बी इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एच। तो आप यहां से एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट। और अगर आप इसके अंदर कोई सा भी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोई स्पेसिमेन है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच में अगर रख देते हैं, और जैसे जैसे अपन क्या बढ़ाते हैं, हमें क्या बढ़ाना है, हम एच का वैल्यू बढ़ाएंगे। आप अगर एच का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस फेरोमैग्नेटिक सैंपल के अंदर जो डोमेन थे वो डोमेन अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जैसे जैसे हमारे पास एच बढ़ेगा वैसे हमारा आई और बी बढ़ेगा। हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जैसे अपन ने आई बोला हुआ है, ये क्या है आपका, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जानते ना आई इक्वल टू क्या होता है, एम नेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर आप ग्राफ बना सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच। क्लियर है, तो जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करेंगे वैसे हमारे पास क्या बढ़ेगा, आई का वैल्यू या बी का वैल्यू भी बढ़ेगा। जितने डोमेन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में आने थे वो आ चुके, उसके बाद कोई भी डोमेन नहीं बचेगा, तो एक लेवल आ जाएगी जिसको आप क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन। तो फिर अगर आप इसे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ये कोई वैल्यू होगी हमारे पास सैचुरेशन वाली वैल्यू, आप इसे डिक्रीज करेंगे तो हम डिक्रीज कर रहे हैं किसको, एच को। आप जैसे एच को डिक्रीज करेंगे तो आपके पास आई या बी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन एच हमारे पास जीरो हो गया, यहां पर एच जीरो है लेकिन आपका आई और बी जीरो नहीं है, तो उस सैंपल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, तो इसको अपन बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। या एच को जीरो करने पर उस स्पेसिमेन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ एच का बच जाना या बी का बच जाना, इसे आप रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। या फिर आप इसे, इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे अपन, रिटेंटिविटी। क्लियर है, तो आप फर्दर इसे नेगेटिव डायरेक्शन में एच को आप इंक्रीज करिए, एच को अपन इंक्रीज करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, और हमें उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बच गया उसको क्या करना है, जीरो करना है। तो हमारे पास यहां क्या हो गया, उसके अंदर जितना भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था उसको आपने जीरो कर दिया। क्लियर, यहां आकर आई जीरो या बी जीरो, उस वाली वैल्यू को, एच की कौन सी वैल्यू जिस पर आई और बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कोरेसिटिविटी। क्लियर है, आप फर्दर इसे क्या करें, इंक्रीज करेंगे इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो जितने डोमेन नेगेटिव डायरेक्शन में आने थे उतने आगे, फिर हमारे पास एक लेवल आ जाएगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, सैचुरेशन। ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव सैचुरेशन, ये क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मींस हमने यहां जो करंट का डायरेक्शन रखा था उसके अकॉर्डिंग एच का वैल्यू पॉजिटिव लिया, और यहां करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया इसके लिए, तो एच का वैल्यू भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमें फर्दर एच का वैल्यू नेगेटिव करने में से कोई मतलब नहीं, तो वापस आप इसे डिक्रीज करेंगे तो ये वापस इस टाइप सा कर्व चलता रहेगा। क्लियर, तो आपको याद रखना व्हाट इज द रिटेंटिविटी, कि हमारे पास एच का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, और बी का वैल्यू कुछ रहे और आई का वैल्यू भी कुछ रहे, उसी को बोलते हैं अपन रिटेंटिविटी, जो क्या नाम है, ओ बी। ओ बी क्या होगी, रिटेंटिविटी। और हमारे पास एच का कौन सा वैल्यू जिस पर आई और बी जीरो रहे उसको आप बोल रहे हैं ओ सी, और ओ सी क्या हो गया, कोरेसिटिविटी हो गया। क्लियर है, इसको आप मैग्नेटिक हार्डनेस भी बोलेंगे, और हमारे पास ये मैग्नेटिक मेमोरी बोल सकते हैं, उसके अंदर कितना रिटेन रह गया, आई कितना रिटेन है, कब, जब एच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है, तो हमारे पास यहां कौन पीछे रह रहा, आई पीछे, किससे, एच से। यहां पर हमने एच जीरो कर दिया तब भी आई जीरो नहीं हुआ, या फिर क्या बोल सकते, एच जीरो कर दिया और बी जीरो नहीं हुआ, तो आप बोल सकते लैगिंग ऑफ बी या फिर आई बिहाइंड एच। इसी को क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है।
और इस लूप का जो भी एरिया रहेगा वो एरिया ऑफ इस हाई हिस्टैरिसीस लूप क्या होगा, हीट एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। और जो हमारे पास जो वर्क डन होगा इसके लिए WH वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में लॉस होगा। V क्या है, वॉल्यूम है। ए क्या है, एरिया ऑफ दिस लूप। N क्या है, फ्रीक्वेंसी। T क्या है हमारे पास, टाइम। क्लियर है, तो यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इस फेरोमैग्नेटिक मेटल का यूज करके, एक हमारे पास होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट, तो हमारे पास एक बना हुआ है सॉफ्ट आयरन, नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड स्टील। सॉफ्ट आयरन का ये जो कर्व बनता है ये हमारे पास बहुत नैरो बनता है। इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है सॉफ्ट आयरन की, लो। कोरेसिविटी क्या होती है, लो होती है। रिटेंटिविटी भी लो, कोरेसिविटी भी लो। और ये किस लिए काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उनकी कोर बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हार्ड स्टील होती है, हार्ड स्टील के लिए जो एरिया है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ज्यादा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो इस हार्ड स्टील का यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर द परमानेंट मैग्नेट और फॉर द लाउड स्पीकर की जो मैग्नेट होती है उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है, हार्ड स्टील। और स्टील के लिए हाई क्या है, रिटेंटिविटी है, और हाई क्या है, कोरेसिविटी है। क्लियर, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी होती है। क्लियर है। तो बेटा हमारे पास ये चैप्टर था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये पूरा आपने पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।